इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत ज्योतिबा फूले ने की थी। मैं नहीं मानता। सावित्रीबाई फूले ने की थी। मैं नहीं मानता। इतिहास ये बताता है कि भारतीय समाज में लड़कियों के लिए पढ़ने की जो शुरुआत हुई वो लगभग 1810 के आसपास शुरू हुई। 1810 के आसपास हुई। और जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल खोले वो 1848 यानी 1848 के आसपास वहां से शुरुआत होती। लेकिन महत्वपूर्ण है, अब यहां पर हमको ये जरूर जानना है और इतिहास के लिए बहुत ही जरूरी है कि ज्योतिबा फूले का तो क्या महत्व है, क्यों हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, सावित्रीबाई फूले की क्यों चर्चा कर रहे हैं। आपको तब असल में और ज्यादा, जितने ताकत से हम ये बात कहते हैं कि उन्होंने पहला स्कूल खोला, शायद उससे ज्यादा ताकत से हम ये कहेंगे कि उन्होंने क्या नई शुरुआत की, क्या नया काम किया था, क्या नई बात की जिससे भारत बनना शुरू होता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि तथ्य ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो बता रहा था कि 1810 में जो यहाँ की हुकूमत उस समय की थी और हुकूमत से जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समाज में स्त्रियों के पढ़ने की मनाही थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से समाज में जिनको आज हम अनुसूचित जाति कहते हैं, जिनको आज हम शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, उन सब लोगों को पढ़ने की मनाही थी और स्त्रियों को भी पढ़ने की मनाही थी। और ये 1810 में जो स्कूल की शुरुआत हुई उसके बाद से कई स्कूल खोले गए। पश्चिम बंगाल में खासतौर से ये शुरुआत हुई और पश्चिम बंगाल में ही सब स्कूल खोले गए। और जब ये स्कूल खोले गए तो उसमें कौन शामिल हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन लोग शामिल हुए, किन लोगों को शिक्षा मिलनी शुरू हुई। तो वो जो लोग, जितने लोग उस समय जो आए, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखिए, आपको एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। एक ढांचा ऐसा तैयार करना पड़ता है जो समाज में एक दबाव की स्थिति पैदा करे। दबाव किस लिए? दबाव बेहतरी के लिए वो एक स्थिति पैदा कर सके। और यही शुरुआत ये स्त्री शिक्षा के साथ भी होती है। स्त्री शिक्षा के साथ भी शुरुआत होती है कि जिस समाज में स्त्रियों के पढ़ने की मनाही नहीं है, उस समाज में स्त्रियों के पढ़ने की शुरुआत हो गई। तब अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? अब समाज में जिनका वर्चस्व है, जिन्होंने नियम बना रखा है, तब वो क्या करेंगे? तब वो क्या करेंगे? ये महीन बात बहुत जरूरी है समझना। क्या वो उसका विरोध करेंगे? क्या उसको वो खत्म कर देंगे? या फिर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि स्त्रियां पढ़ें भी लेकिन हमारा जो वर्चस्व है वो कायम रहे। अगर पूरे सिस्टम की बात आप करना चाहते हैं तो आपको ये दबाव, और दबाव को कहने की एक चुनौती आती है वर्चस्व के सामने। और जब वर्चस्व के सामने जब चुनौती आती है तो वो वर्चस्व कैसे अपने वर्चस्व को बरकरार रखते हुए वो स्थितियों को ऐसी बना देता है कि आपको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं अब तो वही ये काम करने लगा, लेकिन वर्चस्व उसका कायम रहता है और वो काम अब वो नहीं हो रहा है। ये बात मैं आगे और आपको कुछ फैक्ट के जरिए, कुछ तथ्यों के जरिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये तंत्र को बताना चाहता हूं कि कैसे ये तंत्र विकसित हो रहा है। पढ़ने का तंत्र वो विकसित हुआ, लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वहां आप कौन लोग जाने लगे? तो बहुत शुरू में, इसीलिए आप पढ़िएगा इतिहास में कि बहुत सारे जो शूद्र जातियों के बहुत सारे लोग
जो बहिष्कृत जातियों के कहे जाते थे उनके लोग भी बहुत पढ़ गए हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद एक लंबा आपको गैप मिलेगा। क्या होता है कि जैसे ही स्कूल खुले तो कुछ हिस्सों में कुछ लोग पढ़ने चले गए, लेकिन जिनका वर्चस्व था उनके बीच हलचल हो गई। उस समय मुसलमान भी पढ़ने गए, शूद्र की जातियों की भी महिलाएं पढ़ने गई, लेकिन ये जो वर्चस्व जिनका था उसमें हलचल होने लगी। तब उन लोगों ने क्या किया? तब उन लोगों ने कहा नहीं, अब इस स्कूल में हमारे लोग जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे। लेकिन हमारे लोग जो जाएंगे, अब हमारे लोगों के लिए हमको क्या काम करना है? हमारे लोगों के लिए हमको काम करना है कि अपना सिलेबस बनाना है। मूल बात क्या होती है शिक्षा की? मूल बात शिक्षा की क्या होती है? बिल्डिंग। मूल बात क्या होती है कि आपको क्या पढ़ाया जाए। पढ़ाया जाए का मतलब आपका दिमाग किस तरह से तैयार किया जाए, किसके लिए तैयार किया जाए। पढ़ाने का मतलब क्या होता है? पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आपको तैयार करना। हम आपको अपने लिए तैयार कर रहे हैं या आपको हम समाज के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, यही बात मूल होती है। तो ये पूरा ढांचा एक तरह से वो बन रहा है, वो 1810 के बाद से लगातार बन रहा है। और वो जो पश्चिम बंगाल में दिखा, लेकिन वहाँ पर क्या था हम लोग जानते हैं, समाज सुधार आंदोलन। बारीकी से बात सुनिएगा, हम लोग बात करते हैं समाज सुधार आंदोलन, लेकिन आंदोलन जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन होता है, सुधार नहीं, परिवर्तन आंदोलन। यही फर्क है। पश्चिम बंगाल में जो ये बात की शुरुआत हुई स्त्रियों की शिक्षा की, वहीं पर सती प्रथा की बात भी शुरू हुई। आप इसकी बात को समझिए कि वहां पर जो समाज का वर्चस्व, जिसका वर्चस्व कायम है, अब वो अपने को क्या कर रहा है? अपने वर्चस्व की स्थिति को बनाए रखने के तमाम तरीके खोज रहा है, रास्ते निकाल रहा है। तो वही सती प्रथा उसी ने लागू किया और उसी के बीच से सती प्रथा का विरोध हो रहा है। विधवा विवाह की बात, विधवा विवाह उसी ने मना किया, अब विधवा विवाह की बात उसी के बीच से होने लगी। बाबा साहब कहते हैं कि ये पारिवारिक सुधार है। बाबा साहब इसीलिए कहते हैं इसको पारिवारिक सुधार है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या फर्क हो रहा था? महाराष्ट्र का क्या अंतर है? महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था और पश्चिम बंगाल और इस इलाके में जो कुछ हो रहा था, उसमें क्या अंतर है? उसमें एक ही अंतर, एक अंतर यह है कि ये समाज सुधार का आंदोलन चल रहा था, जिसकी अगुवाई समाज में वर्चस्व रखने वाली प्रवृत्तियां, यानी जो सोच है, समझ है, वो कर रही थी। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? महाराष्ट्र में समाज परिवर्तन की लड़ाई हो रही थी और उसका नेतृत्व किसके हाथ में था? उसका नेतृत्व था बहुजनों के हाथ में, जिनको आज हम बहुजन के रूप में पहचानते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1948 में पुणे और सतारा में, एक सोर्स बताते हैं कि 4 स्कूल खुले, कुल केवल 4 साल सक्रिय रहे हैं। इतिहास में हम जितना नाम ले रहे हैं, लेकिन 4 साल का काम है, ये ज्यादा का काम नहीं है। 1848 से 1852 यानी 52 तक। कोई लोग कहते हैं कि नहीं 18 स्कूल खोले, हो सकता है, संख्या में हेर फेर हो सकती है कुछ, लेकिन ज्यादा लंबा समय तक वो नहीं रहे। ज्यादा लंबा समय तक मतलब स्कूल खोलने के काम में नहीं रहे। और पहला जो स्कूल खोला लड़कियों के लिए, महाराष्ट्र में, मैं कह रहा हूं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आगे की बात समझ पाएंगे आप, कि महाराष्ट्र में दलित जो बहुजनों के हाथ में नेतृत्व था और वो समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, समाज को बदलने की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर समाज सुधार का आंदोलन चल रहा था, नेतृत्व उन लोगों के हाथ में था जो कि वर्चस्व अपना बनाए हुए थे। ये फर्क था। इसीलिए जो बहुजन लीडर है वो बार बार क्या कहता है
स्त्रियों को दलित कहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जातिवाद की जो नाभि है वो यही है, यहीं पर है, जातिवाद का केंद्र ही है। जब तक स्त्रियों को हम मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो मुक्ति का रास्ता हमारा नहीं निकलेगा। लेकिन वो नेतृत्व कौन करेगा, कौन सी संस्कृति करेगी उसका नेतृत्व, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए महाराष्ट्र में स्त्रियों की बात हुई, जो स्कूल खोला गया उसमें 6 लड़कियां थी, 6 लड़कियों में 4 ब्राह्मण जाति की लड़कियां थी, 4 ब्राह्मण जाति की लड़कियां थी। केवल एक लड़की जो थी वो महार थी और दूसरी जो एक थी वो मराठी एक जाति की थी। केवल 6 लड़कियां थी, ज्यादा नहीं थी। सावित्रीबाई फूले ने जो विधवा ब्राह्मणों के लिए केंद्र खोला, यानी कि जो विधवाएं हो जाती थी ब्राह्मण, उनको शादी करने की मनाही नहीं है, लेकिन वो गर्भावस्था की अवस्था में आ जाती थी, तब क्या किया जाए। तो उसके लिए अगर कोई केंद्र पहली बार खोला तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने। तो ये जो स्थितियां थी वो स्त्री शिक्षा के संबंध में थी। लेकिन एक नई घटना हुई, और जिस घटना ने, मैं कह रहा हूं कि भारत बनने की शुरुआत हुई, वहां ये हुआ कि पहला स्कूल जो खुला वो महार और मांग के लिए खुला, यानी कि जो शूद्र जातियां जो थी उनके लिए खुला, बहिष्कृत जातियां, अछूत जातियां थी, उनके लिए पहला स्कूल खुला। आप लोग जो और हम लोग जो इतिहास जो पढ़ते हैं कि ज्योतिबा फुले को बहिष्कृत कर दिया गया, समाज से, परिवार से निकाल दिया गया, ये उस चरण में आया है जब उन्होंने महारों के लिए, मांगों के लिए, यानी कि जो अछूत जातियां हैं उनके लिए स्कूल खोलने का काम किया। तो सावित्रीबाई फुले को भी बहिष्कृत किया गया, उनको भी किया गया। और वो जो बता रहे थे अजय प्रकाश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, कि गायकवाड़ जी ने संस्थाएं बनाई और स्कूल खोला और वहाँ मुस्लिम टीचर थे, उसकी एक वजह है। और इस ऐतिहासिक जो ये एक ताना बाना है, एक संबंध है, इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है कि केवल बड़ौदा में मुस्लिम शिक्षक ही आगे नहीं आए दलितों को पढ़ाने के लिए, बल्कि यहाँ भी जो उनका सहयोगी मिला ज्योतिबा फूले का, उस्मान शेख जिनकी बहन थी फातिमा, जिन्हों की सावित्रीबाई फूले के साथ, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर ज्योतिबा ना होते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, और फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्रीबाई भी नहीं होती। मैं ये बात कहता हूँ, और ये बात जब मैं कहता हूँ तो केवल एक आकर्षण पैदा करने के लिए नहीं करता हूँ, इसके पीछे तथ्य है, इसके पीछे सच्चाई है, और वो तथ्यों के आधार पर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक तो की बात, उन स्थितियों को आप समझिए, उस समय जो सामाजिक जो स्थितियां बन रही हैं, समाज में जो स्थिति बन रही है, और जो एक सिस्टम के रूप में, एक ढांचे के रूप में जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। आपको मालूम है उस समय, जितने भी उस समय के जब पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो जो लड़कियां जब जाने लगी श्रवण घरों की, तो उनके लिए किस किस तरह के पाठ्यक्रम तैयार कराए गए, इस बात की पड़ताल अगर हम करें, कोई शोध करे इस पर, तो आपको बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी मिलेगी। ज्योतिबा फूले क्या कहते हैं? ज्योतिबा फूले ये कह रहे हैं कि देसी स्कूल खोलना है हमें, देसी स्कूल की कमी है। वो 25 वर्षों के बाद जब हंटर कमीशन के सामने अपना एक अपना लेटर लिखते हैं, तो उसमें ये बात बताते हैं वो कि हमारे यहाँ अगर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है देसी स्कूल खोलने की। हम स्लोगन के तौर पर ये खूब रटते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जो अंग्रेजी जो है वो शेर का दूध है, बताइए। ज्योतिबा फूले तो कह रहे हैं कि देसी स्कूल खोलना चाहिए। उनको मराठी में जो पढ़ाया जा रहा है, और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी मराठी तक लोगों को समझ में नहीं आ रही, और आप कहाँ बात करने लग रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि हमें बहुत सारी चीजें जिस तरीके से हमारे सामने पेश की जाती है और उसकी व्याख्या की जाती है, उसमें मैं गड़बड़ी पाता हूं और बहुत गड़बड़ी पाता हूं। उसके जो लेयर्स होते हैं, उसकी जो सतहें होती हैं, शायद उसको अनदेखा किया जाता है, उसको सामने नहीं रखा जाता। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा का मतलब आपको एक मानक आपने बनाया इंजीनियर बनने का, आपने एक मानक बनाया वकील बनने का, आपने एक मानक बनाया जज बनने का, आपने सब कुछ एक मानक बनाया हुआ है। तो क्या हम माने ये कि शिक्षा का मतलब ये है कि जो ये मानक ये पूरी कर लेगा वो शिक्षित हो गया? क्या वो मान लिया जाए? तो बाबा साहब ने तो वही तो कहा था 1956 में कि आपने जो कहा मानक वाले ही तो निकल के आए थे, जिसके बारे में कहा कि हमें समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। दूसरी बात तो नहीं कहा। मानक का मतलब वो नहीं हुआ। जब ये बात कहते हैं शिक्षा, तो इस शिक्षा के फिर अपनी व्याख्या होगी। सत्ता की केवल ये व्याख्या नहीं है कि वो चार पायदानों पर खड़ा है, ये नहीं है। अगर ये हमारी दृष्टि बनेगी कि ये जो चार अंग है वही सत्ता है, तो हम बहुजन दर्शन की बात नहीं करना चाहिए। हमको बहुजन दर्शन की तब बात हमको नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं जो कहने जा रहा था कि उन समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो स्थिति थी, उसको थोड़ा मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और ये रखना चाहता हूं कि उस समय आप शिक्षा की स्थिति को आप देखिए। उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी? 1848 में वो खुला स्कूल, और उसके बाद जो भी खुले नंबर में 4-5 जो भी, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा का क्या आलम था, उसके बाद भी शिक्षा का क्या आलम था, और ज्योतिबा फूले ने फिर कैसे समाज को और जागृत करने के दूसरे कामों में अपने को सक्रिय किया, इसको तो आपको समझने में मदद मिलेगी। उस समय की एक डाटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1931 की जनगणना के आधार पर, 19 जनगणना के आधार पर कि उस समय जो साक्षरता दर थी पूरे देश में, वो 23.9% थी, यानी कि 23.9%। और दलितों के बीच क्या थी? दलितों के बीच थी 1.9%। पूरे देश में थी साक्षरता दर 23.9%, और दलितों के बीच क्या थी? 1.9%। और आगे आप इस डाटा के भीतर थोड़ा और घुसे, हम लोग नीचे जाएं और थोड़ा। अच्छा, उसमें आपको जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं आपके देश के, उसमें क्या स्थिति थी, तो टोटल एक डाटा हो गया कि ये 1.9%। पंजाब सबसे ज्यादा दलितों की जगह, मतलब पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन है पंजाब, और वहां क्या संख्या थी? 0.3% पंजाब में उस समय की साक्षरता दर थी। संयुक्त प्रांत उस समय हुआ करता था, उस समय क्या थी वहां पर? क्या दलित शिक्षा थी? 0.5%। बिहार और उड़ीसा में क्या था? 0.6%। मैं ये क्यों बता रहा हूं? तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा महाराष्ट्र का, तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा डॉक्टर अंबेडकर को क्यों जगह मिली, क्यों डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में इतना कुछ काम कर पाए, तब ये आपको जानकारी मिलेगी इस डाटा से। बिहार और उड़ीसा में 0.6%, हैदराबाद में 0.6%, मैसूर में 1.4%, मद्रास, अब ध्यान रखिएगा, मद्रास 1.5%, मुंबई 2.3%, बंगाल 5%, बड़ौदा जो आप कह रहे थे 10.3% वहां साक्षरता दर थी 1931 में। जब आप बता रहे हैं 1883 में उन्होंने स्कूल खोला, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा तब। और ट्रावनकोर, यानी जो आज बंगाल, आज का जो केरल है, आज का केरल की बहुत हम लोग प्रशंसा जो करते हैं, उस समय जो उसकी शिक्षा दर थी दलितों के बीच में, वो 14.9%, यानी हाईएस्ट रेट था वो।
आज का केरल जो बना है वो आज नहीं बना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज वो नहीं बना है, बल्कि कोई भी चीज़ जो बनती है वो एक दिन में नहीं बनती है। उसके पीछे उसकी एक विरासत होती है, उसके पीछे एक कई पीढ़ियों की कोशिश होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिबा फूले ने काम नहीं किया होता तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते। और आपको मैं बताऊं कि उस समय महारों के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा की जो संख्या थी, वो आपको आश्चर्य होगा जानकर। महारों के बीच में, यानी जिससे बाबा साहब आते थे, वो क्या कहते हैं, वो उस समय संख्या क्या थी? पश्चिम और मध्य भारत की महार जाति की आबादी लगभग 15 लाख थी और उसमें 27,000 पुरुष के साथ साथ जो स्त्रियां थी 1500 के लगभग स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। बाबा साहब को इसीलिए जगह मिली, इसीलिए वहां पर हम स्थिति को समझ। अब दूसरी तरफ आप आइए, अब आप आइए जो जैसे मान लीजिए कि जो अनुसूचित जाति है उसमें चमारों की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है, चमार जाति की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और उसमें आप उस समय जो आबादी थी वो 1,12,63,000 की आबादी थी और वो केवल 5 प्रदेश में 85% थे। लेकिन उसमें आप शिक्षा की स्थिति क्या थी? उसमें शिक्षा की स्थिति में आप समझिए प्रति 1,000 पुरुषों में सिर्फ 5 व्यक्ति अपना नाम लिख सकते थे, 5 व्यक्ति केवल नाम लिख सकते थे। और 55 लाख से अधिक स्त्रियों में मात्र 998 यानी 1,000 से 2 कम स्त्रियां साक्षर थी। इतनी बड़ी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा की है। आप दूसरी जातियों के बारे में भी, पासी जाति के बारे में भी कीजिए, उनके यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति, शिक्षा की जो दर थी मात्र उस समय 37 स्त्रियां उनकी साक्षर थी, मात्र 37 स्त्रियां। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा जब उस समय आप खड़े होकर आप देखेंगे कि उन 4 स्कूलों ने कौन सी लकीर खींच दी, क्या लकीर खींची कि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में उनका रोल या भारतीय समाज को बनाने में उनका क्या रोल है। एक संस्था का महत्व तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग संस्थाएं नहीं बनाते हैं, हम लोग तो केवल नारे लगाते हैं। जितना जोर से बोलना हो जय भीम बोलो भाई, पूजा पाठ लंबा से लंबा मूर्ति बन गया, गदगद हो गया मन हमारा। बाबा साहब का मूर्ति 50 फीट ऊंचा, वाह क्या बात है, हम तो इसी में खुश हो गए। हमने संस्थाएं क्या बनाई हैं? कोई हम लोग जितने लोग इतना बढ़ चढ़ के जो बात करते हैं ज्योतिबा फूले, सावित्री